गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोगों ने एनसीईआरटी 7th क्लास को समाप्त कर लिया है और आज हम लोग पूरे जितने भी चैप्टर आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर ले रहे हैं इसका मतलब आपने सभी चैप्टर को बहुत ही गंभीरता से समझा है और उसको आप लोगों ने बढ़िया से नोट भी किया है। और अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्लास को अच्छे से नहीं समझा या आपने इस पर बेहतर तरीके से मेहनत नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आज आप लोग क्या रिजल्ट देने वाले हैं और जो भी आप लोगों का उत्तर आएगा जितना भी सही होता है ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और साथ ही प्रश्न कैसा लिखा आपको लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने हमारे संस्थान का है सुंदर सा प्यारा सा अच्छा सा पोस्टर जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, कौन कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं, कहाँ पे है लोकेशन और मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप ये चीज़ों का यूज़ करके हमारे संस्थान तक पहुँच सकते हैं और आप हमसे ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो पढ़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपके सामने दिया हुआ है सब कुछ, आप इसका यूज करके अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, ऑफलाइन क्लास करनी है, हमसे पढ़ना है तो आप आ सकते हैं हमारे संस्थान में। यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, आप एड्रेस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रश्न आपके बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। प्रश्नों को थोड़ा सा छोटा कर जो है जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिखाई दे और आप लोगों को कोई समस्या ना हो। थोड़ा सा और भी जूम कर लेते हैं प्रश्नों को ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा क्लियर दिखे। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को उम्मीद है कि अब आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिख रहे होंगे और दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे से दिखेंगे और दिक्कत ना हो। तो ये है आज आपका पहला प्रश्न है हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको हिंदुस्तान शब्द के प्रयोग के बारे में जो कथन दिया है इस पर विचार करना है और आपको बताना है कौन सी बातें हैं जो सही है। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, मिनहाज सिराज द्वारा वर्णित हिंदुस्तान शब्द का आशय संपूर्ण भारत ना होकर पूरा उत्तर भारत एवं दक्षिण भाग का कुछ हिस्सा मात्र ही था। क्या ये बात सही है? फर्स्ट चैप्टर का ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने इस पर बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाया है। आपका दूसरा स्टेटमेंट है अमीर खुसरो एवं बाबर ने के लिए हिंदुस्तान का आशय सांस्कृतिक इकाई से था, यानी कि जो अमीर खुसरो हैं और बाबर हैं इनके लिए जो हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में है। क्या ये बात सही है? अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है। आपने दोनों कथनों को देख लिया है, देखिए आपके सामने दोनों कथन एक बार मैं फिर से कर दे रही हूँ और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको इसका उत्तर देने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं कूट को। आपके सामने देखिए कूट भी है। अब कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है और सी में है कि दोनों सही है, डी में है कि कोई भी सही नहीं है। वेरी इजी प्रश्न और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होगा सही उत्तर? आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी सही है, केवल और केवल दूसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि जो मिनहाज सिराज का हिंदुस्तान है उसमें उत्तर भारत का बिल्कुल भी कोई हिस्सा शामिल नहीं है। उसमें दिल्ली सल्तनत के आसपास के जो इलाके हैं सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया है। इसमें दक्षिण भारत का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं होता, जबकि इसमें कह रहा कि कुछ हिस्से दक्षिण भारत के भी शामिल हैं। इसलिए आपका पहला नहीं होगा, केवल और केवल दूसरा सही होगा। उम्मीद है कि आप भी ये चीज़ें ध्यान दी होंगी और आपको उत्तर सॉल्व करने में समस्या नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है पांडुलिपियों की प्रकृति बनाने को एकमात्र शर्त यह थी कि इसमें मूल स्रोत की सूचना में कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। क्या ये बात सही है कि अगर आप पांडुलिपियों की प्रतिकृति यानी कि नकल बनाते हैं तो क्या उसके जो मूल तथ्य हैं आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते? क्या ये शर्त थी इसकी? दूसरा कह रहा है, पहला स्टेटमेंट उम्मीद है समझ में आया होगा, आपने पढ़ा है क्लास में इसको बहुत अच्छे से। अभिलेख और शिलालेखों सिक्कों व स्मारकों पर लिखित किसी ऐतिहासिक जानकारी को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता था। क्या ये बात सही है कि शिलालेखों सिक्कों स्मारकों पर लिखित किसी भी ऐतिहासिक जानकारी को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता था?
आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा है जो सही है। आपने प्रश्न को देखा है। प्रश्न है आपका ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पहला आप लोगों ने अच्छे से देख लिया कि पांडुलिपियों की क्या प्रकृति को बनाने में कोई शर्त नहीं है। क्या शिलालेख और सिक्के और स्मारक पर जो लिखी हुई ऐतिहासिक जानकारी है इसको साहित्यिक स्रोत में नहीं लेते हैं। अब आपके सामने देखिए कूट है और आपको सत्य कथन बताना है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिएगा। ए में है केवल पहला, बी में है केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो वेरी इजी प्रश्न बच्चों आप सभी के लिए, और आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ा है। तो याद रहे आपका केवल और केवल दूसरा सही है। जो अभिलेख हैं, जो सिक्के हैं, इन पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो साहित्यिक स्रोत में नहीं आती हैं। साहित्यिक स्रोत में वो चीज़ें आती हैं जो कागज़ पे लिखी होती हैं, इनको साहित्यिक में लेते हैं। जो ठोस सतह पे लिखी जाती है उनको साहित्यिक नहीं कहते हैं बल्कि उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इसलिए आपका दूसरा केवल सही है, आपका पहला सही नहीं है। पहला क्यों सही नहीं है? क्योंकि पांडुलिपियों की जो प्रकृति है या जो उसकी प्रतिकृति आप उतारेंगे इसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जिसने भी लिखा है उसके भाव को, उसकी बातों को समझना इतना आसान नहीं होता था। तो कई बार जब हम उसकी प्रतिकृति उतारते थे या नकल करते थे तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाती थी, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आती थी। अगर कोई बात तो हम उसे अपने अनुसार लिखते थे तो काफ़ी परिवर्तन आ जाता था। और इस तरह से इतना ज़्यादा बाद में परिवर्तन आ गया कि मूल लिपि कौन सी है, मूल जो पांडुलिपि कौन सी है या उसमें क्या लिखा था ये समझ पाना भी मुश्किल होने लगा। इसीलिए हमें कोई भी तथ्य पढ़ने के लिए बहुत सारी पांडुलिपियों का यूज़ करना पड़ता था। उम्मीद है याद होगा, क्लास में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया था नकल करते करते। आपके सामने निम्न मानचित्र में अंकित बिंदु निम्नलिखित में से किस समूह को दर्शाते हैं। आपके सामने मानचित्र दिया है और इसमें बिंदु दिए हुए हैं। ये बिंदु किसको दर्शा रहे हैं आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका 1, ये आपका 1 है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है 2, और यहाँ पे है आपका 3, 2 3। इस तरह से 1 2 3 बिंदु दिए हुए हैं। ये बिंदु किसको दर्शा रहे हैं आपको ये बताना है। आपने लोकेशन देख लिया है, आप देख रहे हैं कर्नाटक के क्षेत्र में है और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। अब आप यहाँ से बताएंगे ये बिंदु जो है ये किस जगह को दर्शा रहे हैं। ए में है देवगिरी, जाजनगर, द्वार समुद्र। दूसरे में है बी में तैलंग, जाजपुर और द्वार समुद्र। तीसरे में तैलंग, जाजनगर और मालाबार। चौथे में है देवगिरी, लखनौती और मालाबार। होगा सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तैलंग 1 पे, दूसरे नंबर पे आपका जाजनगर है और तीसरे नंबर पे आपका द्वार समुद्र है। एक बार और भी आप लोकेशन को देख सकते हैं। ये आपका तैलंग है, ये आपका जाजनगर है और ये द्वार समुद्र है। तो ये याद रखिएगा। देखिए आईएएस में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं मैप वाइज, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला जो टेस्ट का क्वेश्चन है ये कौन सा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा ये पेज है तो हम पेज वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग पेज के दोनों साइड को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। पेज का हम लोग सेकंड साइड भी देख लेते हैं, एक साथ नीचे चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका यहाँ पे तीसरे के बाद चौथा यहाँ पे है। तो हम लोग एक साथ सॉल्व करते हुए नीचे चलेंगे ताकि एक एक पेज एक साथ फिनिश होता जाए और आप लोगों को क्रम में चीज़ें मिले। तो तीसरे के बाद आ गया है आपका प्रश्न नंबर 4। 7वीं सदी में आए राजनीतिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं सदी में जो राजनीतिक परिवर्तन आए हैं उसके बारे में आपको बताना है कौन सी बात है जो सही है। पहला कह रहा है राजाओं की केंद्रीकृत सत्ता का ह्रास हुआ। क्या जब 7वीं सदी आई तो राजनीतिक जो केंद्रीय सत्ता है उसमें ह्रास आया, यानी कि विकेंद्रीकरण हुआ। दूसरा कह रहा है क्षत्रियों के अतिरिक्त भी लोग राजा के रूप में स्थापित हुए। क्या इस टाइम पीरियड में क्षत्रिय के अलावा अन्य लोग भी राजा के रूप में स्थापित हो रहे हैं। उपयुक्त कथनों में कौन सा है जो सही है। दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिया है और आपको बताना है कि कौन सा है जो सही है। आपके सामने देखिए कूट है। ए में है केवल पहला सही है, बी में है केवल दूसरा सही है, सी में है दोनों सही है और डी में है कि कोई सही नहीं है। बहुत आसान है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 7वीं सदी शुरू हुई थी तो सत्ता में केंद्रीकरण धीरे धीरे करके ढीला हुआ और विकेंद्रीकरण आया। विकेंद्रीकरण के साथ साथ मैंने आपसे ये भी बताया था कि अब ब्राह्मण लोग भी ऐसे हो रहे हैं जो क्षत्रिय का काम कर रहे हैं, या काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। राजा के अलावा अतिरिक्त लोग भी अब क्षत्रिय रूप में स्थापित हो रहे हैं, यानी कि वो भी क्षत्रिय का काम कर रहे हैं। यानी कि दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है क्लासेस आप लोगों ने बहुत ही गंभीरता से देखा होगा तो आप लोगों को सॉल्व करने में समस्या नहीं हो रहा होगा। अगला देखिए क्वेश्चन शानदार है। नागभट्ट की प्रशस्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किन किन राज्यों का उल्लेख मिलता है।
जो नागभट्ट की प्रशस्ति है ये ग्वालियर में है। आपको मैंने पढ़ाया है क्लास में, तो आपको बताना इनमें से कौन कौन से राज्यों का उल्लेख नागभट्ट की प्रशस्ति में है। कॉमन सेंस का है कि नागभट्ट अगर ग्वालियर में का इलाका इनके साम्राज्य में आता है, गुर्जर प्रतिहार राजा हैं, तो आसपास के इलाके इनके साम्राज्य में शामिल होंगे। तो क्या शामिल हो सकता है? अनर्त है, मालवा है, किरात है, अवंती है और है आपका वत्स। अब आपको देखिए कूट की सहायता से उत्तर देना है। आप ऑप्शंस को देख लीजिए, मैं आपको कूट भी दिखा दे रही हूँ। ए में है पहला दूसरा चौथा, बी में है दूसरा तीसरा चौथा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, और आपका डी में है कि सभी। आप देख लीजिए ऑप्शन, और आपको मैंने कूट दिखा दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। आप लोग ये सारे ऑप्शन को देख लीजिए। तो ये जो नागभट्ट का प्रशस्ति है इसमें आपका अवंती शामिल नहीं है। अवंती जो है ये शामिल नहीं है, बाकी है अनर्त भी है, मालवा भी है, किरात भी है और वत्स भी है। अवंती इसमें शामिल नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, अवंती नहीं है। बाकी आपका पहला दूसरा तीसरा और पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी में है, पहला दूसरा तीसरा और पाँचवा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है और आपका पढ़ा हुआ है। कह रहा है कि कल्हड़ द्वारा रचित संस्कृत काव्य किस आधार पर एक असाधारण ग्रंथ है। जो कल्हड़ ने लिखी है जिसको कहते हैं राजतरंगिणी, और ये किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और ये बहुत ही शानदार किताब है, मैंने इसके बारे में आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आपको बताना इसके बारे में कौन सी बात है जो जिसकी वजह से ये ग्रंथ असाधारण है या बाकियों से अलग है। पहला, इसको लिखने हेतु दस्तावेज, शिलालेख एवं प्रत्यक्षदर्शियों का सहारा लिया गया। दूसरा, यह तत्कालीन शासकों की उपलब्धियों को दर्शाता है। तीसरा, यह शासकों एवं उसके नीतियों की प्रशंसा के साथ साथ आलोचना भी करता है। चौथा, यह उस समय की सबसे बृहद संस्कृत रचना है। इसमें से कौन सी क्वालिटी है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सी क्वालिटी है जो बाणभट्ट का जो मतलब है मतलब राजतरंगिणी जिसकी वजह से फेमस है, ये क्यों है? क्या कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो किस वजह से विशिष्ट है, असाधारण है? तो मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि इसमें राजा की प्रशंसा के साथ साथ उनकी नीतियों की आलोचना भी किया गया, यानी कि निष्पक्षता के साथ लिखा गया है। इसीलिए बाकी ग्रंथों से ये क्या है? विशिष्ट है, अलग है, शानदार है। याद रखिएगा, कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, जिसमें राजा की अच्छे कामों की प्रशंसा भी की गई है, साथ ही उसके गलत कामों की निंदा भी की गई है। अगला देखिए, उत्तर मेरू अभिलेख से निम्नलिखित में से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उत्तर मेरू अभिलेख मैंने बताया है, इससे क्या क्या पता चलता है। पहला, सभा की सदस्यता हेतु चुनाव का तरीका भिन्न भिन्न समितियों के कार्य, यानी कि इसमें सभा के सदस्यों हेतु चुनाव का जो तरीका है इसका वर्णन है। दूसरा, विभिन्न समितियों के कार्य का वर्णन है। तीसरा, चोलकालीन मंदिर की समृद्धता या समृद्धि का इसमें जो है दिया हुआ है, वर्णन दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो उत्तर मेरूर के बारे में, इसमें से कौन कौन सी सूचनाएं उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलती हैं। पहले में है आपका केवल पहला, दूसरे में है पहला दूसरा, और आपका सी में है केवल तीसरी सूचना मिलती है, और डी में है कि तीनों सूचनाएं उत्तर मेरूर से देखने को मिलती हैं। तो आपने पढ़ा था कि उत्तर मेरूर जो है इस अभिलेख में वहाँ की समितियों के बारे में पता चलता है, साथ ही वहाँ के सभा की सदस्यता का चुनाव कैसे होता था इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सदस्य कौन से लोग बन सकते थे, उनकी योग्यता क्या थी, विशेषता क्या थी, सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई थी। तो आपका पहला दूसरा बिल्कुल होगा, लेकिन तीसरा नहीं होगा। चोलकालीन मंदिर की समृद्धि का वर्णन नहीं है इसमें। सभा के सदस्यता हेतु चुनाव का तरीका इसमें बताया गया है, और विभिन्न समितियों के क्या कार्य हैं ये बताए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहला दूसरा है लेकिन तीसरा नहीं है। आपके सामने एक और भी शानदार प्रश्न है और बहुत ही ईजी, आप लोगों ने पढ़ा है इसको, तो बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को इसे सॉल्व करने में। कह रहा है कि देवदान से क्या तात्पर्य है। सारे मैंने बताए, जितने तरीके के लैंड वहाँ पे दान दिए जाते थे, जिसको भी दिए जाते थे, सब मैंने आप लोगों को बताया है। देवदान से क्या तात्पर्य है, चलो फटाफट दीजिएगा उत्तर। पहला कह रहा है ब्राह्मणों को उपहार में प्राप्त भूमि, क्या ये बात सही है। दूसरा, मंदिरों द्वारा दी गई भूमि। तीसरा, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों को दी गई भूमि। चौथा, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। फटाफट उत्तर दीजिएगा कि देवदान किसे कहा जाता था, चोल काल में या आपके मध्यकाल में, दक्षिण भारत में। तो आप सभी को मैंने बताया था कि मंदिरों को जो दान में दी गई भूमियां होती थी
उसी को कहा जाता था देवदान। गैर ब्राह्मणों को जो दिया जाता था वो वल्लन बगाई था। ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था वो ब्रह्मदेह हुआ करता था। और यहाँ पे कह रहा मंदिरों द्वारा दी गई भूमि, नहीं, मंदिरों को दी गई भूमि होता तो देवदान सही हो जाता। तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। साथ ही विद्यालयों को जो भूमि दी जाती थी दान में वो साला भोग कहलाता था। जो जैन मठों को दिया जाता था वो पल्ली चंदम कहलाता था। सारी चीज़ें पढ़ाया है मैंने, और ये पीसीएस में भी आया है, आईएएस में भी आया और नेट के एग्जाम में भी आया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए आपके सामने एक नमूना आ चुका है। एनसीईआरटी में इस तरह से प्रश्न बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आपने प्रश्न यहाँ तक कर लिए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट पेज शुरू हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज के प्रश्न को देखेंगे और आपका नेक्स्ट पेज का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। कह रहा है नेक्स्ट पेज का प्रश्न, हाँ ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। तारीख ए फिरोज शाही, इसके बाद ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही में तवारीख शब्द से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तवारीख ए फिरोज शाही में तवारीख शब्द से जो मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? पहला कह रहा है युद्धों का इतिहास, दूसरा कह रहा है कि दरबारी इतिहास, तीसरा कह रहा है आर्थिक इतिहास, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है तवारीख ए फिरोज शाही में जो तवारीख है इसका क्या मतलब होता है। और बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि उस समय सल्तनत काल में बहुत सारी तवारीख लिखे गए थे और उस तवारीख में सल्तनत काल के युद्धों का भी वर्णन है, दरबारी इतिहास का भी वर्णन है और आर्थिक इतिहास का भी वर्णन है। यानी कि तवारीख में इन सभी का वर्णन किया गया है। उम्मीद है कि आपको याद होगा, आपने क्लास में इसको पढ़ा है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों का पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित शासकों को उसके शासन किए जाने के कुल वर्षों के आधार पर कम से कम यानी कि कम से अधिक की ओर व्यवस्थित करना है। आपको इन राजाओं का जो शासन है उसके आधार पर कम से अधिक की ओर बढ़ाना है। पहले भी कह रहा है इल्तुतमिश, बहलोल लोदी और आपका मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो आपके सामने ये शासक आ चुके हैं। आपका इनका जो शासनकाल है बढ़ते क्रम में इनको लगाना है। सबसे ज़्यादा समय तक किसने शासन किया, उसके बाद और उसके बाद। आपके सामने देखिए ऑप्शन भी हैं और कूट भी, और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है और आप सभी को फटाफट उत्तर दे देना है कि सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किसने किया है, उसके बाद और फिर आपके कौन से शासक हैं जो आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। चूँकि आपका पढ़ा हुआ है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए कितना आसान है। आप सभी को पता होगा कि आपके सबसे कम समय तक इसमें जिसने शासन किया है वो कौन हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। सबसे कम समय तक इन्होंने शासन किया है ना, मात्र 30 वर्षों का शासन है खिलजी वंश का, जिसमें से मुश्किल से 20 वर्ष का इनका शासन है। आपको याद होगा, आपने देखा होगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका टाइम पीरियड जो है ये 25 में लगभग शुरू करते हैं और ये लगभग जाता है 52 तक। यानी कि लगभग इनका जो टाइम पीरियड है ये लगभग 27-28 वर्ष का है आपके जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बहलोल लोदी और इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश आपने देखा था 1011 में शासक बनते हैं, 1211 में शासक बनते हैं और 1236 तक इनका टाइम पीरियड है। यानी कि इनका आप देखेंगे तो ये लगभग आप देखेंगे ये भी 27 से 28 वर्ष तक शासन करें। यानी कि सबसे कम अगर अलाउद्दीन खिलजी हैं तो आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा, तो आपके इल्तुतमिश फर्स्ट पे आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा यहाँ पे हम देख लें पहले क्या कहा है, शासन किए जाने के आधार पर कम से अधिक की ओर, यानी कि सबसे कम किसका है और उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा। तो उस हिसाब से आपका सबसे कम किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का, फिर उसके बाद जो है आपके इल्तुतमिश का और बहलोल लोदी का। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है ये सबसे कम समय का है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला देखिए, मध्यकाल में प्रचलित गैरिसन शहर किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। गैरिसन शहर का उपयोग किसके लिए किया जाता था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गैरिसन शहर के बारे में। क्योंकि बच्चों ये हम लोगों ने पेज उठाया है, इसलिए अगर थोड़ा जो है आपको थोड़ा सा कम साफ दिखे तो आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, नेट क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा। हम इसमें इससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज एनसीईआरटी का हमने सीधे पेज ही ले लिया है। तो कह रहा है कि मध्यकाल में प्रचलित गैरिसन शहर के बारे में क्या सही है।
किलेबंद सैनिक बस्ती थी ये, क्या ये बात सही है? ग्रामीण क्षेत्र जो नया शहर बना हो उसको कहा जाता था, या नवीन शहर जो सल्तनत के अंतर्गत शामिल हुआ हो, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत ही शानदार, आप सभी को मैंने बताया था कि गैरिसन शहर वो है जो किलेबंद बस्ती होती है जिसमें सैनिक और राजा रहा करते थे। तो क्या हो जाएगा? किलेबंद सैनिक बस्ती को ही गैरिसन शहर कहा जाता था। मेरे बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर समस्या हो रही है इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, इक्तादार अथवा मुफ्ती पर सुल्तान निम्नलिखित में से किस प्रकार से नियंत्रण रखता था? मैंने पढ़ाया था इक्तादार और मुफ्ती उन दोनों पर शासकों का नियंत्रण होता था, लेकिन वो नियंत्रण करते कैसे थे आपको ये बताना है। पहला कह रहा है इनके पद को वंशानुगत बनाकर, क्या पद को वंशानुगत बनाने से नियंत्रण होगा? दूसरा, समय समय पर उनका स्थानांतरण करके यानी कि ट्रांसफर करके। तीसरा, अन्य अधिकारियों द्वारा उनके पद पर नियंत्रण रख के, यानी कि उनके ऊपर और अधिकारी लगा दिए जाए ताकि वो उन पर कंट्रोल कर सके। आप देखिए आपके सामने है कूट और आपको देना है कूट की सहायता से उत्तर। ए में है पहला, दूसरा बी में है पहला, तीसरा सी में है दूसरा, तीसरा और डी में है सभी। बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि अगर हम पद को वंशानुगत कर देंगे तो भ्रष्टाचार आएगा, नियंत्रण कम होगा। वंशानुगत आते ही नियंत्रण कम हो जाता, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। ट्रांसफर करने से नियंत्रण रहता है, इनकी सेटिंग नहीं हो पाती किसी से, अधिकारी इनके ऊपर और भी लोगों को नियुक्त करेंगे इनका मतलब इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, तो निश्चित ही कंट्रोल होगा। तो देखिए पहला आपको पता है अगर कि नहीं होगा तो आपके 3 ऑप्शन ऐसे ही हट गए, आपका दूसरा तीसरा केवल सही है। कितना आसान प्रश्न था आपके लिए। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधारों के संबंध में सत्य कथन बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सुधार किए हैं आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कीमत नियंत्रण लागू किया, क्या इन्होंने कीमत नियंत्रण लागू किया था? दूसरा, एकता के स्थान पर सैनिकों को नगद वेतन देना, क्या इन्होंने एकता की जगह पे यानी कि जमीन देने के बजाय नगद वेतन दिया सैनिकों को? तीसरा, मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए सीरी शहर की स्थापना की, क्या इन्होंने मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए सीरी किले की स्थापना किया या शहर की स्थापना की? सत्य कथन बताना है, आपके सामने कूट है और आपके सामने है ऑप्शन। बहुत ही आसान है और इजी है और सत्य कथन बताना है। निश्चित ही यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। कीमत का नियंत्रण करके भी इन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, एकता व्यवस्था की जगह नगद वेतन देकर के प्रशासन को मजबूत किया और मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए सीरी शहर की स्थापना करके भी इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखिए आपका नेक्स्ट पेज शुरू होने वाला है। उसके पहले हम लोग पेज के नेक्स्ट साइड का या दूसरे साइड का जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है प्रश्न सॉल्व करके आप लोगों को बेहद अच्छा लग रहा होगा। आपके सामने आ चुका है प्रश्न, चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। कह रहा है कि मुगल शासकों द्वारा चलाए गए अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए अभिलेखों के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सी है जो कि आपकी सही हो जाएंगी। मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए अभिलेखों के बारे में क्या है जो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है जहांगीर ने सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के विरुद्ध एक सफलतापूर्वक अभियान चलाए, क्या ये बात सही है कि जहांगीर ने सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के विरुद्ध जो अभियान चलाया था वो सफल हुआ था? दूसरा, शाहजहां के काल में बल्ख पर कब्जा करने के लिए किया गया अभियान असफल रहा, क्या ये बात सही है? तीसरा, अकबर ने सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया था। सारी बातें आपको पढ़ाया है मैंने, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समस्या नहीं होगा। मुगल साम्राज्य के बारे में कौन सी बात है जो सही है? आपके सामने कूट है और ऑप्शन भी फटाफट उत्तर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि आपका पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जहांगीर हैं इनका सफलता नहीं मिली, इनको सफलता नहीं मिली। दूसरा बिल्कुल सही है, बल्ख के पर कब्जा करने का जो सपना है या अभियान ये असफल रहा शाहजहां का। अकबर का सफल रहा था, इन्होंने कांधार, बल्ख सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है जो कि जहांगीर को सफलता नहीं मिली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अकबर के शासनकाल तक 1605 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल नहीं है प्रत्यक्षतया?
यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अकबर का उस पर शामिल नहीं है, वो क्षेत्र या अकबर का प्रत्यक्ष कंट्रोल नहीं है। आपको उस मतलब जो है क्षेत्र का नाम बताना, बहुत ही आसान है और आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को तो बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र है जिस पर अकबर का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है? पहला है लाहौर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा, चौथा है गांधार। आपके सामने ऑप्शन है, ए में है पहला दूसरा, बी में है दूसरा तीसरा चौथा, सी में है पहला तीसरा और चौथा और डी में है दूसरा और तीसरा। तो फटाफट उत्तर देंगे कि आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। अकबर के साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो आप सभी को पता है बीजापुर और गोलकुंडा अकबर के साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, यानी कि आपका क्या सही होगा? दूसरा और तीसरा का ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, आपका पढ़ा हुआ है। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन बताना है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में क्या सही है? पहला, इस व्यवस्था के तहत संबंधित व्यक्ति का सैनिक उत्तरदायित्व तथा साथ ही पद एवं वेतन भी निर्धारित किया जाता था। क्या मनसबदारी व्यवस्था में व्यक्तियों का जो सैनिक है ये भी दायित्व बढ़ रहा है और साथ ही वेतन भी निर्धारित हो रहा। दूसरा कह रहा है इसमें मूलतः तुर्की थे किंतु ईरानी, राजपूत, मराठों को भी इसमें शामिल किया गया था। आपको बताना है मनसबदारी व्यवस्था के बारे में क्या सही है, और मैंने ये भी क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था कि मनसबदारी व्यवस्था में पद होता है, मनसब मतलब पद, जिसमें जात और सवार होते हैं, जिससे पता चलता है उसको कितना वेतन मिलेगा, उसका पद कैसा होगा और उसके पास कितनी सेना होगी। दूसरा, इसमें मैंने आपको बताया था कि तुर्की भी शामिल थे, ईरानी भी थे, राजपूत भी थे, मुस्लिम भी थे, मराठे भी थे, सभी लोग शामिल थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था, आपको मैंने ये भी बताया था। आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न। जागीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जागीर के बारे में बताना है कि क्या है जो सही हो जाएगा। पहला कह रहा है जागीर के माध्यम से मनसबदार राजस्व एकत्रित कर अपना वेतन प्राप्त करते थे। क्या ये बात सही है कि जागीर के माध्यम से मनसबदार राजस्व एकत्रित करके अपना वेतन लेते थे? दूसरा, एकता में राजा मुफ्ती व न रहकर मात्र राजस्व एकत्रित करते थे, वहीं मनसबदार जागीर का प्रशासन भी देखते थे एवं राजस्व भी एकत्रित करते थे। आपको बताना है कि कौन सी बातें हैं जो सही है। सत्य कथन बताना है जागीर के बारे में। देखिए आपके सामने है सत्य कथन बताना है। ए में है केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में दोनों और डी में है कोई नहीं। आपके सामने ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। दीजिएगा जवाब, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो जागीर के माध्यम से मनसबदार राजस्व एकत्रित कर अपना वेतन प्राप्त करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है एकता में जहां मुक्ति वहां रहकर मात्र राजस्व एकत्रित करता था, वहीं मनसबदार प्रशासन भी देखता था। नहीं, मनसबदार प्रशासन नहीं देखता था, बल्कि एकता का जो मुफ्ती है ये प्रशासन देखता था। मनसबदार को सिर्फ राजस्व से मतलब होता था। आपको पता होगा मनसबदार कहीं और काम करता था, राजस्व उसके नौकर उसको वसूल करके दिया करते थे। मैंने क्लास में पढ़ाया है। दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, केवल और केवल आपका पहला सही है। चलिए आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट पेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अकबरकालीन राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर काल में जो राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है जो सही है। इस काल में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि उपज पर लगाया जाने वाला कर था। क्या ये बात सही है कि इस समय जो राजस्व का मुख्य स्रोत है वो कृषि पर लगाया जाने वाला भू राजस्व है? दूसरा कह रहा प्रत्येक फसल पर कर नगद रूप में निश्चित किया गया था। क्या ये बात सही है? तीसरा, टोडरमल ने 10 वर्ष के लिए कृषि भूमि का सर्वेक्षण कर फसल पर कर की दर को निर्धारित करने का कार्य किया था। आपके सामने है 3 ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर। देखिए असत्य कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। ध्यान दीजिएगा, क्या पहला गलत है, क्या दूसरा गलत है, क्या पहला दूसरा गलत है, क्या कोई भी गलत नहीं, यानी कि सभी सही हैं।
तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग मैंने आपको पढ़ाया था कि अकबर के समय हो या किसी भी समय हो, राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि की उपज ही थी, मध्यकाल में भी और आपके एंशिएंट में भी। और नगद लिया जाता था अकबर के समय में, ये भी सही है। और बाकी बातें भी सही हैं। टोडरमल ने ही 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की, तो कोई भी गलत नहीं, यानी कि सभी सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। आईने अकबरी के संबंध में सत्य कथन बताना है। देखिए आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी। आईने अकबरी के बारे में क्या है जो सही है? पहला कह रहा है इसे अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा है, क्या ये बात सही है? दूसरा, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व आदि की जानकारी मिलती है। आपको बताना आईने अकबरी के बारे में क्या है जो सही हो जाएगा। और आप लोगों को ये सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो निश्चित तौर पे मैंने आपको पढ़ाया था, आपका पहला सही नहीं है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 3 भागों में नहीं लिखा, बल्कि अकबरनामा को 3 भागों में लिखा है। तो ये आपका पहला तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अकबरनामा को 3 भागों में लिखा गया, उसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, तो इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि घराने और इनकी जानकारी आईने अकबरी में मिलता है, ये जो तीसरा पार्ट है ये सही। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुलह-ए-कुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुलह-ए-कुल के बारे में क्या है जो सही है? मैंने ये भी पढ़ाया है। सुलह-ए-कुल की नीति क्या थी, किसने शुरू किया था? पहला है यह इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए लाई गई एक नीति थी, क्या ये बात सही है? दूसरा, यह सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था के लागू होने का प्रावधान करती थी, क्या ये बात सही है? तीसरा, यह नीति इबादत खाने के एक क्रमागत परिणाम के रूप में व्यवहार में आई थी, क्या ये बात सही है? आपके सामने कूट है, कूट की सहायता से सत्य कथन बताने हैं। क्या पहला तीसरा सही है? क्या दूसरा तीसरा सही है? क्या केवल दूसरा सही है, या आपका तीनों सही है? फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता हो कि पहला बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को उजागर करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया गया। और इबादत खाने में जब डिस्कशन किया अकबर ने, उनका जो सोच है वो परिवर्तित हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ें लाई थी और बाद में चल के इस तरह की चीज़ें लागू किया था। तो निश्चित ही आपका दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बेहद इंपॉर्टेंट है। 17वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है बताना है। 17वीं शताब्दी के अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सही नहीं है? पहला, इस काल में आर्थिक एवं सामाजिक असमानता व्याप्त थी, क्या इस समय सामाजिक आर्थिक असमानता व्याप्त है? दूसरा, इस काल में धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में अत्यधिक हो गया था, क्या ये बात सही है? और आपको बताना है कि सत्य कथन बताना है, ठीक बिल्कुल। अच्छा, सत्य नहीं है बताना है, देखिए ध्यान देना ना, सत्य नहीं बताना है। ए में है कि पहला सही नहीं, बी में है दूसरा सही नहीं, सी में है दोनों सही नहीं, और डी में है कि कोई भी गलत नहीं, यानी कि सभी सही हैं। और आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखी हुई दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। 17वीं शताब्दी में असमानता आई है, सामाजिक भी और आर्थिक भी। और कैसे आई? जब धन का संकेंद्रण कुछ हाथों में होगा तभी ना असमानता आएगी, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए इस पेज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसको क्या खास बातें हैं जो आपको जाननी है। चलिए शानदार प्रश्न है, कह रहा है चारुपल्लम के संबंध में क्या सत्य है? चारुपल्लम के बारे में क्या सत्य है? पढ़ाई हूँ आप लोगों को चारुपल्लम, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, इससे ज़्यादा जूम करने पे आप लोगों को थोड़ी समस्या होती है। चारुपल्लम के संबंध में क्या सत्य है? यह कंदरिया महादेव के निकट स्थित एक गांव है, क्या ये सही है? दूसरा, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के निकट एक गांव है। तीसरा, चोलों के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। चौथा, यह दक्षिण भारत के मंदिर का शीर्ष है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, चारुपल्लम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि तंजावुर के राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के शीर्ष पर 90 टन पत्थर रखने के लिए जो एक ढांचा बनाया गया था, पुल बनाया गया था 4 किलोमीटर लंबा, उसी को चारुपल्लम कहा जाता था। तो किससे जुड़ा है? तंजावुर के बृहदेश्वर या आपके राजराजेश्वर मंदिर से। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, थोड़ा जूम कर दे रही हूँ, उम्मीद है कि आपको क्लियर दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो नेट क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। वास्तुकला एवं स्थापत्य कला क्या दर्शाती है? वास्तुकला और स्थापत्य कला क्या दर्शाता है? राजा की ईश्वरीय सत्ता को
राज्य की आर्थिक समृद्धि को, राजा के कुछ नैतिक कार्य को या उपरोक्त सभी को। आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि लोग स्थापत्य कला का निर्माण क्यों करते हैं, भवन क्यों बनवाते हैं, मंदिर क्यों बनवाते हैं। तो निश्चित ही उसके माध्यम से अपनी पावर को, अपने पैसे को, अपने वैभव को और अपनी सत्ता को दिखाना चाहते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए ही राजा स्थापत्य का निर्माण करते हैं, चाहे वो मंदिर हो या भवन। आपके सामने फिर से आ चुका है प्रश्न है मध्यकालीन वास्तुकला एवं स्थापत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन वास्तुकला और स्थापत्य के बारे में विचार करना है। आपके सामने कूट है और आपके सामने ऑप्शन भी दीजिएगा जवाब। कह रहा है पहले में मुगलकालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला पर भारतीय क्षेत्रीय शैलियों का प्रभाव नहीं पड़ा। क्या ये बात सही है? दूसरा, मंदिरों की वास्तुकला इस्लामी शैली के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त थी। क्या ये बात सही है? और सत्य कथन बताना है। क्या पहला गलत है, क्या दूसरा गलत है, क्या दोनों गलत है या कोई भी गलत नहीं है? तो आप सभी को पता है कि संभव ही नहीं है कि किसी की संस्कृति का प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े। संस्कृतियाँ ऐसी चीज़ें हैं, कलाएँ ऐसी चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट तो पड़ ही जाता है। हिंदू का इस्लाम पे, इस्लाम का हिंदू पे निश्चित तौर पे पड़ी, यानी कि दोनों बातें गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। मुगल स्थापत्य कला पर भारतीय शैली का पड़ा है और भारतीय शैली पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा है, तो दोनों बातें असत्य हैं, कोई भी सही नहीं है। आपके सामने आ चुका अगला प्रश्न, नुकीले ऊंचे मेहराब, उड़ते हुए पुष्ते, धर्म ग्रंथ के दृश्यों का चित्रण आदि विशेषताएं निम्नलिखित में से किस वास्तुकला शैली से संबंधित है? ईरानी, विजयनगर, बंगाली या गोथिक? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और निश्चित ही आप लोगों को याद होगा, पढ़ते पढ़ते पता चल गया होगा कि किसकी विशेषता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये गोथिक शैली की विशेषता है। ये सारी विशेषताएं किसकी आपकी विशेषता है? गोथिक शैली की विशेषता है, जो कि यूरोपीय कंट्रीज में डेवलप हुई थी और फिर भारत में भी आ गई थी। चर्च वगैरह बनाने में इस कला का विकास या बेहद बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, भारत में भी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है जो तटीय स्थल नहीं है? इनमें से कौन से स्थल हैं जो तटीय स्थल नहीं है? पहला कह रहा है कांचीपुरम, दूसरा तिरुपति, तीसरा मदुरै और चौथा है हम्पी। फटाफट उत्तर दीजिएगा, इसमें से कौन सा स्थल है जो तटीय नहीं है? और आपके सामने है ऑप्शन और आपको ऑप्शन की सहायता से उत्तर देना है। पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरा, चौथा, सी में है उपरोक्त सभी और डी में है कोई नहीं। कौन सा है जो तटीय स्थल नहीं है, आपको ये बताना है। तो आप सभी को पता होगा तिरुपति जो बालाजी मंदिर है ये कहाँ पे है? तो निश्चित ही आपका उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, यानी कि आपका जो हम्पी है ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें देखिए 2, 3, 4, यानी कि कांचीपुरम तो है, ये तो होगा, ए नहीं है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है मदुरै और आपका हम्पी और साथ ही तिरुपति, ये आपके तटीय मंदिर मतलब नहीं है, बल्कि ये नगरीय क्षेत्र हैं या मंदिर नगर हैं जो मंदिरों की वजह से डेवलप किए हैं। ये सारे जो नगर हैं आपके मंदिर नगरों में से माने जाते हैं। तो दूसरा तीसरा आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और उम्मीद है कि आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करके अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है और इसलिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कथन कारण के प्रश्न आ गए हैं और आपको कथन कारण पढ़ना है, बताना कौन सा सही है। कथन है चोलकालीन मंदिर एक बड़े क्षेत्रफल में फैले होते थे। क्या ये बात सही है कि चोलकालीन जो मंदिर है वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते थे? कारण कह रहा है मंदिर मात्र धार्मिक केंद्र ना होकर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए थे। क्या ये बात सही है? क्या दोनों बातें सही हैं और व्याख्या कर रहा है, या दोनों बातें सही है व्याख्या नहीं कर रहा है, या ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है? तो आप सभी को पता है ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। कैसे पता चलता है? क्योंकि और इसलिए लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। चोलकालीन मंदिर एक बड़े क्षेत्रफल में फैले होते थे क्योंकि मंदिर मात्र धार्मिक केंद्र ना होकर विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए थे, इसलिए चोलकालीन मंदिर एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए थे। बिल्कुल कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है। अगला देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और शानदार प्रश्न है। नीचे दिए गए नामों पर विचार कीजिए, आपको जो है उत्तर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है मणिग्रामम, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल। आपको बताना ये क्या है
औद्योगिक समूह है, व्यापारिक समूह है, श्रमिक समूह है या सैनिक समूह है। क्लास में पढ़ाया है इन सभी के बारे में, तो नो डाउट आप लोगों को बिल्कुल समस्या नहीं हो रहा होगा, बहुत ही शानदार है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या है? व्यापारिक समूह है। मणिग्रामम, चेट्टियार, मारवाड़ी, ओसवाल, ये सभी लोग क्या हैं? आपके नाना देशी सभी व्यापारिक समूह थे। अगला कथन कारण का प्रश्न है और ये भी शानदार है। हम्पी की किलाबंदी उच्च कोटि की मालूम चलती है। दूसरा, इसको जोड़ने के लिए उच्च कोटि के गारे चूने का प्रयोग किया गया था। देखिए IAS में प्रश्न आया था। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि हम्पी की किलेबंदी उच्च कोटि की मालूम चलती है, बिल्कुल सही है। दूसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? कारण गलत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गारे और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों को आपस में फंसा करके बनाया गया है, जिसकी वजह से ये आज भी बने हुए हैं। तो उच्च कोटि का है, लेकिन गारे और चूने का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए आपका ए सही है, आर गलत है। उम्मीद है याद होगा, क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने आप लोगों को। हम्पी में महानवमी के पर्व पे निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम की प्रस्तुति का उल्लेख मिलता है? महानवमी हम्पी का एक बहुत ही बढ़िया त्यौहार है, खास करके विजयनगर साम्राज्य जिसे कहते हैं। तो हम्पी में जब रामनवमी का त्यौहार होता है, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी बात है जो सही है। इसमें से क्या है जो शामिल है? पहला कह रहा है नृत्य, दूसरा संगीत, तीसरा शास्त्रार्थ, चौथा मल्ल युद्ध। ए में पहला दूसरा, बी में है पहला दूसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब डी में है सभी। आपको बताना इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम्पी में जब रामनवमी होती थी तो उसमें शामिल किया जाता था। तो याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था कि संगीत भी होता था, नृत्य भी होता था, मल्ल युद्ध भी होता था, लेकिन शास्त्रार्थ का उल्लेख मैंने नहीं किया है। एनसीईआरटी में शास्त्रार्थ का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है पढ़ा हुआ याद आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही डिटेल में मैंने सारी क्लासेस को पढ़ाया है। अगर नहीं याद आ रहा है तो बच्चा लोग जाके रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में समस्या ना हो। अभी तो आप लोगों को बस पढ़ा के मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आप लोग जान पाएँ कि आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी को आप लोगों को गंभीरता से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 17वीं सदी के अंत तक सूरत का व्यापारिक महत्व क्यों कम हो गया था? क्यों सूरत का व्यापारिक महत्व कम हो गया 17वीं शताब्दी के अंत तक? पहला, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया इसलिए। दूसरा, पुर्तगालियों का समुद्र पर नियंत्रण हो गया इसलिए। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया गया इसलिए। अब आपके सामने देखिए कूट है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था मैंने। सूरत क्या था, सूरत का पतन कैसे हुआ, सूरत की समृद्धि कैसी थी। अब आपके सामने देखिए कूट भी है, पहले में केवल पहला दूसरे में है, यानी कि बी में है पहला दूसरा, सी में है पहला दूसरा तीसरा और डी में है कि सभी। तो आप सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं हुआ था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को इसके समकक्ष डेवलप कर दिया और बम्बई ज़्यादा फेमस हो गया और सूरत धीरे धीरे इसका महत्व घट गया। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, नहीं हो सकता। आपका बी सही है, मुगलों का पतन और पुर्तगालियों का पानी के क्षेत्र में अधिकार होना और ब्रिटिशों का बम्बई का डेवलप करना, इन सभी रीजन से जो आपका सूरत है इसका पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गुमास्ता से क्या अभिप्राय है? गुमास्ता किसे कहते हैं? IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट दीजिएगा उत्तर। पुर्तगीज व्यापारियों को कहा जाता था, या ईस्ट इंडिया कंपनी के से जुड़े व्यापारियों को कहा जाता था, या डच लेखक जिसने मछलीपट्टनम की चर्चा की है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको मैंने बताया था कि जो गुमास्ते थे ये कौन हुआ करते थे? एजेंट होते थे, एजेंट होते थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए व्यापारी कहिए या एजेंट कहिए, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, मध्यकाल में जनजाति के संबंध में प्राप्त विवरण से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपके जनजातियां हैं इनके बारे में जो मिली हुई है साक्ष्य, इसके बारे में क्या सही है? जनजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। देखिए आपके सामने ऑप्शन है। पहला है, जनजातियों का सभी प्रकार के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों से अलगाव था। क्या वो सभी तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक पदों से अलग होते थे? दूसरा, इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप की कई जनजातियों का अपने आसपास के क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित था। आपको बताना है सत्य कथन। ए में पहला केवल, बी में है दूसरा केवल, सी में है दोनों और डी में कोई नहीं। सत्य कथन बताना है और आप सभी को पता हो कि जनजातियों का सभी प्रकार के राजनीतिक प्रशासन से अलगाव था, ऐसी कोई बात नहीं है।
दूसरा बिल्कुल सही है कि कुछ क्षेत्रों पर, भारत के कुछ क्षेत्रों में जो जनजातियां अपने आसपास के क्षेत्रों पर संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके रखती थी, तो आपका दूसरा सही है, लेकिन आपका पहला सही नहीं है। आगे देखिए, कथन कारण का प्रश्न आ चुका है आपके सामने, दीजिएगा जवाब। मध्यकाल तक आते आते समाज में जातियों की संख्या बढ़ गई, क्या ये बात सही है? कारण कई शिल्प संग्रहों का जाति के रूप में मान्यता दे दी गई, क्या ये बात सही है? कई शिल्प समूहों को जाति के रूप में मान्यता दे दी गई, क्या ये बात सही है? ए में है कि दोनों बातें सही हैं और स्पष्टीकरण बी में है कि दोनों बातें सही हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं, सी में है कि ए सही है, आर गलत, डी में है ए गलत और आर सही। तो आप सभी को पता है कि कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। आपका मध्यकाल तक आते आते समाज में जातियों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि कई शिल्प समूहों को जाति के रूप में मान्यता दे दी गई, इसलिए मध्यकाल आते आते समाज में जातियों की संख्या बढ़ गई थी। देखिए, बहुत ही आसान था आपके लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पेज के प्रश्नों को, और उम्मीद है कि प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि प्रश्नों का लेवल बहुत ही बढ़िया है। सब आपका पढ़ा हुआ है, सारे आपके क्लास से प्रश्न आए हैं, तो समस्या नहीं हो रहा होगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला, अहोम राज्य पर मुगलों ने आक्रमण कर काफ़ी समय तक प्रत्यक्ष शासक यहाँ पे अपना शासन बनाए रखा, क्या ये सही है? अहोम राज्य एक जनजातीय समाज था, क्या ये बात सत्य है? सत्य कथन बताना है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। बताइएगा अहोम राज्य के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पे केवल और केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक प्रत्यक्ष शासन यहाँ पे नहीं बन सका, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि ये अहोम जो है ये जनजातीय समाज है। आगे देखिए, नैनार एवं अलवार के संबंध में सत्य बताइए। नैनार और अलवार के बारे में क्या सही है? पढ़ाया है मैंने नैनारों के बारे में भी और अलवारों के बारे में भी। कह रहा है अलवार विष्णु भक्त एवं जो है नैनार विष्णु भक्त एवं अलवार शिव भक्त थे। कह रहा है इनमें समाज की निचली जाति के लोग भी शामिल थे। तीसरा, इनके अनुसार विष्णु एवं शिव के प्रति सच्चा प्रेम एवं भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। नैनार और अलवार के बारे में क्या सत्य है? पहले में है, ए में है केवल पहला, बी में है दो पहला दूसरा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है कि सभी सही हैं। आपको पता है कि कौन सा है जो सही है, निश्चित तौर पे आपका दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। पहला क्यों गलत है? क्योंकि आपके नैनार जो हैं ये शैव हैं और जो अलवार है ये आपके विष्णु हैं, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि निचली जातियों के लोग भी इसमें शामिल हैं और ये विष्णु और शिव के प्रति सच्ची प्रेम और भक्ति की बात करते हैं। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, पहले में उल्टी बात कर दिया। अगला देखिए, अंडाल के संबंध में सत्य कथन बताइए। अंडाल के बारे में क्या है जो सही है? पहला कह रहा है यह एक नैनार पुरुष संत था। दूसरा, यह एक अलवार पुरुष संत था। तीसरा, यह एक नैनार महिला संत थी। चौथा, यह एक अलवार महिला संत थी। तो मैंने आपको बताया था कि आयोग ने इसको कई बार पूछा है, नेट में भी आया है, पीसीएस में भी आया, आईएएस जैसे एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक अलवार महिला संत है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अंडाल को याद रखिएगा, अलवार महिला संत है और आयोग ने इसको कई बार पूछा है। अद्वैतवाद के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? अद्वैतवाद के बारे में क्या सही है? अद्वैतवाद मैंने आपको बताया था शंकराचार्य का था अद्वैतवाद, इसके बारे में क्या सही है आपने पढ़ा है। पहला, इसके अनुसार जीव एवं परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दूसरा, संसार एक माया अथवा मिथ्या है तथा इसमें मुक्त होना जरूरी है। तीसरा, मोक्ष का मार्ग ज्ञान के मार्ग से ही प्राप्त होता है। और आपको सत्य कथन बताना है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, तीसरा, सी में है तीसरा और डी में है सभी। तो निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है कि ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, आत्मा परमात्मा दो नहीं है, इसलिए कहा गया अद्वैतवाद। और इसमें संसार से जो मुक्ति है पाना है तो आपको ज्ञान और भक्ति के मार्ग पे चलना होगा। साथ ही यहाँ पे संसार को मिथ्या बताया गया है। अद्वैतवाद में कहा गया है संसार जो है ये मिथ्या है, ये सिर्फ मोह माया के जाल में व्यक्ति फंसा रहता है। इससे मुक्ति पाना है तो आपको ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा और फिर आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेंगे। ये किसने कहा है? अद्वैतवाद में कहा गया है शंकराचार्य के द्वारा। अगला देखिए, एक संत के रूप में 15वीं सदी में दिए गए एक उपदेश क्या से प्राप्त हुआ है? एक संत के द्वारा 15वीं शताब्दी में दिया गया एक उपदेश प्राप्त हुआ। उपदेश को ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन से संत हैं। सामाजिक स्तर पर अंतर करना अनुचित है। भक्ति के लिए यह जरूरी नहीं कि आप अपना परिवार और जो है और जीविका छोड़कर वन में जाएं और तब करें और संन्यास ले ले। आप भक्ति दूसरों की सेवा एवं दुखों को बांट कर सकते हैं।
ये जो भक्ति धारा है ये किन संतों का है। इस तरह की बातें कौन से संत कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपके महाराष्ट्र में संत हुए हैं आपके, जिसमें नामदेव, ज्ञानदेव, ये सारे लोग थे, वो लोग कहते हैं कि संसार या घर परिवार छोड़ना जरूरी नहीं, घर परिवार में रह के अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, अच्छा काम करते हुए आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके लिए घर परिवार छोड़ के संन्यास लेना जरूरी नहीं है। ये किसने कहा है? महाराष्ट्र के संतों ने कहा है। निम्नलिखित सूफी संतों में कौन से चिश्ती सिलसिले से संबंधित हैं? आपको बताना इनमें से कौन है जो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बंदा नवाज या बख्तियार काकी। तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए लोगों के बारे में। आपके सामने देखिए ऑप्शन है, ए में है केवल पहला चौथा, बी में है पहला दूसरा चौथा, सी में है कि पहला दूसरा और तीसरा, डी में उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापना किया। इनके शिष्य का नाम था काकी, काकी के शिष्य थे फरीद, फरीद के शिष्य थे आपके औलिया। इस तरह से ये परंपरा चली थी। तो ये सभी लोग हो जाएंगे, उपरोक्त सभी लोग सही हैं। बंदा नमाज गेसुदराज भी हैं। निम्न में से उनके बढ़ते हुए कालानुक्रम के हिसाब से आपको लगाना है। कालानुक्रम में लगाना है कि सबसे पहले कौन से संत थे उसके बाद, और उसके बाद देखिए इस तरह के प्रश्न आपके नेट और IAS दोनों में आए हैं। शंकर देव हैं, रामानुज हैं, तुलसीदास है, नामदेव हैं। इनको बढ़ते क्रम में लगाना है, पहले कौन से संत आए उसके बाद और लास्ट में कौन आए हैं। तो आप सभी को इसका उत्तर बताना। देखिए यहाँ पे शंकराचार्य नहीं लिखा है बल्कि शंकर देव लिखा है। शंकर देव वो हैं जिन्होंने असम के क्षेत्र में सत्रह नृत्य का विकास किया है और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है इनका क्रम। तो सबसे पहले कौन आएंगे? रामानुज, मैंने आपको पढ़ाया था ना, पहले शंकराचार्य थे, फिर आपके रामानुज थे। तो रामानुज तो दो ऑप्शन देखिए आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि या तो पहला होगा या तो चौथा हो जाएगा। उसके बाद रामानुज के बाद कौन आए हैं? तो रामानुज के बाद आए हैं नामदेव, यानी कि ये क्रम आपका सही हो जाएगा। रामानुज के बाद आए हैं नामदेव जो कि महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद कौन आ रहे हैं? शंकर देव आ रहे हैं जो कि आपके असम के क्षेत्र में हैं, और लास्ट में आए हैं तुलसीदास। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संतों का कालक्रम आयोग ने कई बार पूछा है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए बताया था कि इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके सामने फिर से आ गया है कबीर एवं नानक के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, आपको बताना है। कह रहा है कबीर नास्तिक थे, उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा का मजाक उड़ाया। दूसरा, नानक के विचारों का सार नाम दान एवं स्नान पर आधारित है। आपको क्लास में सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, तो फटाफट उत्तर दीजिएगा क्या है जो सत्य हो जाएगा। आपको कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है, और आपका जो कूट है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कूट की सहायता से उत्तर देना है। चलिए, आपका कूट यहाँ पे है। ए में है केवल पहला, बी में केवल दूसरा, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका क्या है जो सही नहीं है। तो आपका पहला सही नहीं, क्योंकि कह रहा है कि जो कबीर हैं वो नास्तिक हैं। कबीर नास्तिक हैं। कबीर नास्तिक नहीं थे, बल्कि कबीर क्या थे, वो यहाँ तक से सही है, उन्होंने ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म इस्लाम दोनों का आडंबरपूर्ण जो तरीके हैं उसका मजाक उड़ाया है। और नानक जो है ये नाम दान और स्नान पर बात करते हैं, लेकिन ये नास्तिक नहीं है बल्कि निर्गुण ब्रह्म से जुड़े हुए निराकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं। और आपको बताना सत्य कथन, तो पहला सही नहीं है, आपका दूसरा सही है। पहला गलत है क्योंकि वो नास्तिक नहीं है, दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, मणि प्रवालम से क्या अभिप्राय है। मलयालम व्याकरण साहित्य है, मणि प्रवालम पढ़ाया क्लास में बहुत अच्छे से। दूसरा एक शैली है। तीसरा चेर शासकों द्वारा प्रतियुक्त लिपि है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे मणि प्रवालम के बारे में क्या सही है। और आपको मैंने बताया था मणि प्रवालम लेखन की एक शैली है। मणि प्रवालम का मतलब भी बताया था, मणि और आपका मूंगा होता है, तो लेखन की एक शैली है ये। उम्मीद है याद होगा मणि प्रवालम। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चारण भाट राजपूत शूरवीरों की प्रशस्ति लेखन को कहा जाता था। क्या चारण भाट प्रशस्ति लेखन को कहा जाता था? दूसरा, कथक मूलतः एक जाति समूह था जो मंदिर में कहानियां सुनाया करता था। क्या ये बात सही है? आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। आपके सामने देखिए कूट है, ए में है पहला केवल, बी में है दूसरा केवल, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो आपको सत्य कथन बताना। तो ये चारण भाट प्रशस्ति नहीं है, लेखन को कहा जाता तो नहीं। चारण भाट एक जनजातियां हैं या लोग हैं जो शूरवीरों के प्रेम गाथा, मतलब जो शूरवीरता की कहानियां हैं, शौर्य है, उसको गा गा के लोगों को बताते थे। कथक मूलतः एक जाति समूह था
जो मंदिरों में कहानियाँ सुनाया करता था। देखिए जो कथक है ना, एक नृत्य है जो कि एक जाति समूह के द्वारा मंदिरों में कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो कथक मूलतः एक जाति नहीं है, बल्कि कथक को सुनाने वाले लोग जो हैं वो एक मूल जाति समूह के होते थे, जो कथक को कथा के द्वारा कह के सुनाते थे। तो सत्य पूछा है, कोई भी सही नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में विचार करना है, आपको विचार करना और उत्तर देना है। कह रहा है द्रुत पद संचालन, कहानियों का प्रस्तुतिकरण, अभिनय पर जोर, अभंग क्रियाएं। उपरोक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषता कथक नामक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? इसमें से कौन कौन सी विशेषता कथक की नृत्य की विशेषता है? मैंने आपको पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें। मैंने आपसे बताया था कि द्रुत पद संचालन होता है, यानी कि तेजी से पद का संचालन। मैंने भी कहा कि इसके माध्यम से कहानियाँ प्रस्तुत की जाती, खास करके रासलीला कृष्ण और राधा से जुड़े, और ये अभिनय के द्वारा किया जाता, लेकिन अभंग क्रिया इसमें नहीं होता। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन है जो शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से कौन कौन से हैं जो शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या सभी? तो आप सभी को पता है कि कथकली भी है, ओडिसी भी है, भरतनाट्यम भी है, ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ये केरल का है, ये उड़ीसा का है और ये तमिलनाडु का है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। तो नो डाउट बच्चा लोग बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है तो आप लोगों को समस्या नहीं हो रहा होगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध एवं हैदराबाद में जहां राज्य एवं साहूकारों के मध्य घनिष्ठ संबंध थे, वहीं बंगाल में अलीवर्दी खान ने इन संबंधों को समाप्त कर दिया था। क्या ये बात सही है? बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने। अवध, हैदराबाद एवं बंगाल में राजस्व इकट्ठा करने हेतु इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई थी। क्या ये बात सही है? सत्य कथन बताना है। ए में केवल पहला, बी में है केवल, दूसरा सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। सत्य कथन बताना है तो आपका केवल और केवल दूसरा सही है। यहाँ पे कह रहा है कि संबंध बंगाल में अलीवर्दी खां ने इस संबंध को समाप्त कर दिया, ये सही नहीं है। बंगाल के अलीवर्दी खां ने भी इस तरह के संबंध को बना के रखा था, इसलिए आपका पहला गलत हो गया। दूसरा आपका बिल्कुल सही है, इजारेदारी व्यवस्था लागू थी, मैंने आप लोगों को बताया था। आगे देखिए, खालसा के संबंध में असत्य बताना। असत्य क्या है खालसा के बारे में? इसकी संस्था की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया। क्या खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था? दूसरा, खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। क्या ये बातें सही है? दोनों बातें मैंने आपको बताई हैं और आपका पढ़ा हुआ है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया, बंदा बहादुर ने इस खालसा का उपयोग करके विद्रोह किया था। मराठा राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा बात है जो सही है? फटाफट दीजिएगा उत्तर। पहला है चौथ जमींदारों द्वारा वसूल जाने वाला भू राजस्व का 25% है। क्या मराठा साम्राज्य में राजस्व इस तरह से लिए जाते थे? क्या सरदेश जो है ये मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10% था? क्या पहला सही है, क्या दूसरा सही है, क्या दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि उपज का 25% चौथ के रूप में लिया जाता था मराठों के द्वारा, और मराठे ये जमींदारों के द्वारा ही वसूल करवाते थे, तो सही है। सरदेशमुखी 10% लिया जाता था, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। मराठा जमींदारों को नियुक्त करते थे, वो जमींदार इनको वसूल करके दिया करते थे, मराठा ही चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। आपके सामने आ गया अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा अंबर एवं जोधपुर के राजघरानों को वतन जागीर प्राप्त थी। क्या ये बात सही है? दूसरा, जो राजपूत शासक मुगल सत्ता के अंतर्गत सूबेदार होता था उसको अपनी सेना तोपखाना रखने की अनुमति नहीं होती थी। सत्य कथन बताना है। ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में है दोनों, डी में है कोई नहीं। तो निश्चित बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों को बड़े पैमाने पे सेना भी रखना होता था, तोपखाने भी रखने होते थे, और जब राजा कहता तो उसको ये सेना तोपखाने उपलब्ध कराने होते थे, तो इसलिए आपका दूसरा सही नहीं, पहला बिल्कुल सही है। अंबर और जोधपुर के राजपूत घरानों को वतन जागीर मुगलों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये 50 प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, कैसे आयोग क्वेश्चन बनाता है। अगर आप शानदार तरीके से एनसीईआरटी का रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप आयोग के क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हैं या एनसीईआरटी को हल्के में ले रहे हैं
तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी समस्या होगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। इसी वजह से एनसीईआरटी को ध्यान से देखिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी कमेंट कीजिएगा, और उम्मीद है प्रश्न अच्छा लगा होगा और आगे आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप सभी को थैंक यू सो मच।